जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में अति रोचक टॉपिक है ये, और इसमें हम लोग अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल हैं और उस गवर्नर जनरल और वायसराय के जो पद सृजित किए गए थे और उसके क्या अधिकार क्षेत्र थे और कब कब ये बदले गए और क्यों बदले गए, इन्हीं सब प्रश्नों पर हम लोग मुख्य रूप से फोकस करके पढ़ेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से गवर्नर जनरलों का जो पद बदला गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्यों बदला गया और इनके क्या अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन होता है और किन किन परिस्थितियों में ये बदला गया। इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि गवर्नर जनरल और वायसराय का पद किस तरह से बदलते हैं और कौन कौन से इसके प्रथम गवर्नर या अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय, इन सब तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। और इसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं, दुविधा की स्थिति उनके अंदर होता है, और वो क्या होते हैं एग्ज़ाम में जब परीक्षा देते रहते हैं उस समय उनके अंदर कन्फ्यूजन का जो ये स्थिति बनता है, इसी चीज़ को हम लोग दूर करेंगे इसमें। तो इसको ध्यान से देखेंगे निश्चित तौर पर जितने भी, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। तो 10 मिनट का ये टॉपिक होगा और इसको ध्यान से अगर देख लेंगे तो गवर्नर जनरल और वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इन सभी तथ्यों पर हम लोगों को पता चल जाएगा और ये कब कब बदले गए हैं और बदलने के बाद इनके अधिकार क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है। इन सारी तथ्यों को हम लोग 10 मिनट के टॉपिक में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय ये क्या थे और ये किस तरह से ये पद सृजित किए गए, नाम क्यों बदले गए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आगमन होता है उनका, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो उनके मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र होते हैं। और 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र जो थे, एक यहाँ पे थे मुंबई के क्षेत्र में, और दूसरा मद्रास के क्षेत्र में, और तीसरा जो था बंगाल के क्षेत्र में था। तो ये 3 प्रेसिडेंसी जो थे मुख्य रूप से, ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आए तो उस समय उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। व्यापार करने के लिए ही वो मुख्य रूप से भारत में आए थे। और व्यापार शुरुआती दौर में हम लोग देखते हैं तो जब कंपनी की स्थापना होती है तो वो क्या करते हैं, अपने व्यापार को काफ़ी बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के क्रम में मुख्य रूप से 3 जगहों पर क्या करते हैं, ये किलाबंदी करते हैं और यहाँ पर फोर्ट का निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से कंपनी 3 जगह यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ जो वो करते थे, व्यापार वाणिज्य जो करते थे, मुख्य रूप से यहाँ से ये केंद्र हुआ करता था और यहीं से भारतीय क्षेत्रों में वो व्यापार वाणिज्य करते थे। तो मुख्य उनका उद्देश्य था, ये प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, और प्रेसिडेंसी क्षेत्र होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से सभी गतिविधियों का वो नियंत्रण करते थे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि 1717 में जब मुग़ल बादशाह फारूकशियर के ने क्या किया कि एक अपने घोषणा में फरमान में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए कि स्वतंत्र व्यापार का अधिकार जब दे दिए हैं, पश्चिम जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ का जब स्वतंत्र व्यापार करने के लिए दिए हैं, तो कंपनी का अधिकार क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। और
इनके अधिकार क्षेत्र में जब बढ़ गए हैं और इसके बाद प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध हुए हैं और उस युद्ध में भारतीय जो शासक थे वो क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और इस कारण से पराजित होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के विस्तृत क्षेत्र में उनका व्यापार वाणिज्य हो जाता है, जिसमें स्वतंत्र व्यापार वो करते हैं और इस तरह से कंपनी को का आय का स्रोत बढ़ जाता है और अधिकार क्षेत्र भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद कंपनी क्या करती है कि जो उनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, धीरे धीरे वह उद्देश्य उनका क्या किस में बदल गया, शासन में बदल गया। वो शासन करना प्रारंभ कर दिए, शासन करना शुरू कर दिए और जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, उन सब को शासन पद्धति में वो हस्तक्षेप करने लगे। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों को वो जीतने लगे, हस्तगत करने लगे युद्ध के द्वारा। तो हम लोग देखे हैं कि प्लासी, बक्सर या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, सिखों के साथ संघर्ष, निजाम के साथ संघर्ष, ये सब जो हम लोग देखे हैं तो मुख्य रूप से वो क्या था कि भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करते जा रहे थे। तो जब ये नियंत्रण में कर लिए तो कंपनी क्या करने लगी, मुख्य रूप से यहाँ पर एक गवर्नर का सिलसिला शुरू होता है। गवर्नर का जब सिलसिला, गवर्नर के पद सृजित होते हैं जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं बंगाल के, क्योंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो था काफ़ी बड़ा था ये तीनों प्रेसिडेंसी में और इसका अधिकार क्षेत्र भी ज़्यादा था। तो इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्या हुए, गवर्नर पद सृजित किए गए और गवर्नर के रूप में भारत में प्रथम गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो हम लोग देखते हैं अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है गवर्नर का। तो सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर का पद जो सृजित होता है तो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर, जो 1756 से लेके 2 बार उनका कार्यकाल है, एक 60 तक रहते हैं और फिर उसके बाद 65 में आते हैं जिस समय इलाहाबाद की संधि होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से अब क्या होता है, गवर्नर जनरलों की सिलसिला चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और वो जो गवर्नर जनरल होते थे मुख्य रूप से क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी काफ़ी बड़ा था और आगे चल के जब गवर्नर के पद सृजित किए गए तो ये यहाँ भी गवर्नर होते थे, लेकिन इन सबों को क्या किया गया, संयुक्त एक ही गवर्नर उसको नियंत्रित करने लगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ के जो गवर्नर हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और लेकिन बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं और जिस समय लॉर्ड क्लाइव होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं गवर्नर जनरल। इन्हीं के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध जीता गया था और यह क्लियर हो गया था कि अब भारत में अंग्रेज़ों का ही बोलबाला होगा। तो वहाँ से गवर्नर का सिलसिला प्रारंभ होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल के ही गवर्नर जनरल यहीं पे नियुक्त होते थे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि ये गवर्नर जनरल का सिलसिला जो 1757 में प्रारंभ होता है और यह सिलसिला कंपनी के द्वारा चलता ही रहता है और आगे बढ़ के क्या होता है कि यह 1773 तक क्या होता है, जारी रहता है। और इसके गवर्नर के रूप में, बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में क्या होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और वारेन हेस्टिंग्स जो आते हैं तो क्या होता है कि उस समय अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है कि एक एक्ट आता है और उस एक्ट का नाम रहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह एक्ट मुख्य रूप से 73 में भारत में लाया जाता है और एक्ट का यह अभिप्राय था कि इसमें कुछ कानून थे, कुछ नियम लिखे गए थे और जिसके अंतर्गत
भारत में शासन करना था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, मुख्य रूप से रेगुलेटिंग एक्ट में ये जो पद थे, जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर का जो पद था, उस पद को क्या किया गया था, गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो हम लोग देखें जो 1757 से क्लाइव से जो सिलसिला शुरू होता है वो वारेन हेस्टिंग्स तक गवर्नर का ही सिलसिला चलता है। आगे चल के यही पद बदल जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में, और यह पद बदल जाता है, सृजित हो जाता है ये पद हो जाते हैं गवर्नर जनरल के। तो गवर्नर जनरल उस समय से जो भी भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। अब ये 74 में क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स चूँकि तो पहले से ही बंगाल के गवर्नर थे, तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो 74 में उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में क्या होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर से गवर्नर जनरल बन जाते हैं, और वो क्या होते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। बंगाल के अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। और यह सिलसिला कब तक चलता है, 1833 तक चलता है। 1833 तक यह सिलसिला जारी रहता है। इसमें कई के गवर्नर जनरल आते हैं, कर्नवालिस, सर जॉन शोर, एमहर्स्ट, ये सब बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं। इसमें यह सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में क्या होता है, फिर ब्रिटेन से क्या किया जाता है, एक 1833 का चार्टर एक्ट आता है। जिस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 73 में आया था, उसी तरह से चार्टर एक्ट आता है। और इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया है कि गवर्नर जनरल का जो पद था पहले, वह गवर्नर जनरल का पद को क्या किया गया, विस्तृत किया गया, और भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। जो पहले बंगाल के गवर्नर कहे जाते थे, वह क्या कहे जाने लगे, भारत के गवर्नर जनरल। तो उस समय, जिस समय 1833 का एक्ट आता है, उस समय बैंटिंग क्या थे, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन जब यह एक्ट आया और इस एक्ट में यह निर्धारित कर दिया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। इस तरह से अगर यह प्रश्न पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जानते हैं। और बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल है। और इसके बाद क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्से क्या हो गए थे, अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में चले गए थे, और उनके नियंत्रण में होने के कारण क्या है कि अब अंग्रेज़ों का जो सिलसिला था, जो गवर्नर जनरल आने का सिलसिला बेंटिंग से जारी रहा। और आगे चल के ये क्या हुआ कि 1857 तक गवर्नर जनरल आते रहे, और इसमें कई एक गवर्नर जनरल आए। लेकिन 1857 में क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उसी समय 1857 ईस्वी में क्या होती है, एक घटना घटती है। और 1857 का हम लोग विद्रोह के नाम से जानते हैं, या सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और यह घटना इतना व्यापक स्तर पर हुआ कि ब्रिटेन के पांव उखड़ने लगे थे, ब्रिटिश शासन के पांव उखड़ने लगे थे। तो तुरंत यहाँ क्या किया गया कि उसी समय ब्रिटिश शासन पद्धति, जो वहाँ के क्राउन होते थे, क्राउन के जो मेंबर थे, जो ब्रिटेन की महारानी थे, उस समय कंपनी के शासन को क्या करती है, समाप्त कर देते हैं। कंपनी के शासन क्या होता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। और 1858 ईस्वी में
क्या है कि कंपनी जो है वहाँ क्राउन से एक सदस्य चुने जाते हैं और उस सदस्य को, क्राउन के सदस्य को, और इस पद का जो पहले गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, उस पद का नया नाम दिया गया और उस पद का नाम वायसराय के रूप में दिया गया। तो ये उस समय से जो पद बदला 1858 यानी कि 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद क्या हुआ कि 58 में इस पद का नाम बदल दिया गया। और ये अब जो कंपनी का शासन था, पहले मुख्य रूप से भारत में व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो अब कंपनी के शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और इसका शासन का सत्ता का वागडोर पूर्ण रूप से क्राउन के हाथों में चला गया है। जो क्राउन हम उसको कहते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हैं वहाँ से जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने लगे वो क्या है कि वायसराय कहलाए। प्रतिनिधि जो वहाँ से डायरेक्टली चुन कर आते थे भारत में शासन करने के लिए, उन्हीं को हम लोग वायसराय कहते थे। अब ये सिलसिला चल पड़ा 1858 से, और उस समय तत्कालिक जो थे लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस पद को बदला गया, कंपनी का शासन समाप्त किया गया। इस कारण से 1858 ईस्वी में प्रथम वायसराय के रूप में हम लोग लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं। 1858 से लेकर और 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक क्या हुआ कि अब वायसराय का सिलसिला चलता है और इस क्रम में विभिन्न सारे वायसराय आते हैं और यहाँ पे शासन करते हैं। तो अब जो अंतिम यहाँ वायसराय 1947 में हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो उस समय जो वहाँ गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे वो गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय के रूप में हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन को जानते हैं और प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं, क्योंकि यहाँ ये अब पद बदल रहे हैं समय समय पर। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, जब हमको स्वतंत्रता मिल जाता है हम लोगों को 1947 ईस्वी में, तो उस समय क्या होता है, जब भारत स्वतंत्र हो जाते हैं तो भारत में अंतरिम सरकार की गठन होती है, संविधान सभा संविधान लिखा जाना होता है। उस समय क्या होता है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम, अब ये पद फिर से बदला गया, जो वायसराय का पद था, क्योंकि ये वास्तव में ब्रिटिश क्राउन का ही सदस्य था, उनके द्वारा नाम दिया गया था। इस कारण से उस नाम को फिर से बदला जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, स्वतंत्र भारत के फिर से गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल जो था 1947 से लेकर 1948 तक। और फिर से क्या किया गया, अब भारतीय गवर्नर जनरलों की नियुक्ति कर ली गई और उस समय स्वतंत्र भारत के तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे वो 1948 में चुनाव हुआ और इसमें सी राजगोपालाचारी को चुना गया और ये 1948 से 1950 तक इस पद पर आसीन रहे। और इसके बाद फिर से हमारा संविधान लागू होता है, भारत में प्रथम आम चुनाव होती है और ये सिलसिला क्या होता है, गवर्नर जनरलों की सिलसिला समाप्त हो जाती है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक में यह देखें कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल, वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर, फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इन सब टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है, भारत के प्रथम वायसराय के रूप में हम किस गवर्नर जनरल को जानते हैं,
तो लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं, और अंतिम वायसराय के रूप में किन को जानते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन को जानते हैं। तो ये क्योंकि इसके बाद वायसराय का सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो जाता है और यहाँ से गवर्नर जनरल का पद सृजित हो जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो होते हैं, अंग्रेजी गवर्नर जनरल, वो कौन हो जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक दो बार अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको देख लेंगे इस टॉपिक तो जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सभी बातें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।